ऑफिशियल। आपने हर किसी से एक वर्ड सुना होगा, नॉर्मलाइज स्कोर। इस समय हर कोई सिर्फ नॉर्मलाइज स्कोर, नॉर्मलाइज स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर की ही बात कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि आपके स्कोर, जो आपका रो स्कोर आपको मिला है आफ्टर जो प्रोविजनल आंसर की, उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। एक्चुअली जो आपका सिलेक्शन होने वाला है कॉलेज के अंदर, वो आपके नॉर्मलाइज स्कोर के ऊपर होगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक्चुअली क्या है ये नॉर्मलाइज स्कोर, किस तरीके से आपका नॉर्मलाइज स्कोर कैलकुलेट होता है, और एक्चुअली आपके नॉर्मलाइज स्कोर का क्या इफेक्ट होने वाला है आपके रिजल्ट्स पर या आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर द फर्दर नोटिफिकेशंस, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। वीडियो को स्टार्ट करते सबसे पहले बात करते हैं रो स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली आपका रो स्कोर होता है कि जब आपने अपनी प्रोफेशनल आंसर की इसको मैच किया अपने रिस्पॉन्सेज के साथ, तो आपको एक एस्टिमेट पता लगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही थे। नॉर्मलाइज स्कोर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा COET 2023 काफी ज्यादा एक्सटेंडेड रहा, काफी ज्यादा लंबे टाइम तक चला। किसी बच्चे का पेपर 21 मई को हो गया था, किसी का पेपर जाकर 21 जून को हुआ। तो ऑलमोस्ट एक महीने से भी ज्यादा आपका ये एग्जाम चला। अलग अलग शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम हुआ, अलग अलग डेज के ऊपर एग्जाम्स हुआ, मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ। तो हर बार हर किसी बच्चे को लगता है कि शायद मेरी शिफ्ट के अंदर पेपर थोड़ा सा टफ आया था, या मेरे फ्रेंड की शिफ्ट के अंदर थोड़ा सा पेपर मॉडरेट था, या मेरे एक और फ्रेंड की शिफ्ट के अंदर थोड़ा सा पेपर इजी था। तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल आपका अलग अलग हो सकता है। हालांकि NTA हमेशा ये ट्राई करता है कि हर शिफ्ट के अंदर डिफिकल्टी लेवल को सेम रखा जाए, बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। कई बार डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, कई बार डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम रहता है, कई बार डिफिकल्टी लेवल काफी कम रह जाता है। तो उस केस के अंदर बच्चे बोलते हैं कि हमें एक अप्रोप्रिएट चांस नहीं मिला, हमारी पेपर शिफ्ट के अंदर तो पेपर टफ आया था जिसकी वजह से हमारा स्कोर कम आ रहा है। या कोई बच्चा कह सकता है कि सामने वाला जो स्टूडेंट है उसकी शिफ्ट के अंदर पेपर इजी आया था जिसकी वजह से उसका स्कोर ज्यादा है। हालांकि इसको हम थोड़ा डिटेल के अंदर समझें तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपकी शिफ्ट के अंदर पेपर काफी टफ आया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कट ऑफ क्या जाएगी या आपका स्कोर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स वहां पर दिए जाते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा स्कोर वहां पर दिया जाता है। और कुछ बच्चों का पेपर जिनका इजी आया था तो उन्होंने अच्छा खासा स्कोर वहां पर किया होगा, तो उनके कुछ ना कुछ मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं ताकि आप दोनों को एक बैलेंस के अंदर ला पाए। हालांकि इसके अंदर और सारे कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चे के 172 मार्क्स आए एक डिफिकल्ट शिफ्ट की पेपर के अंदर, तो उसके मार्क्स को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाएगा। और दूसरा बच्चा है जिसके 192 मार्क्स आए थे एक इजी शिफ्ट के अंदर पेपर के अंदर, और आपने उसके मार्क्स को कम कर दिया। तो ऐसे के अंदर वो बच्चा बोलता है कि मैंने तो अच्छे तरीके से पढ़ाई की थी, मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि अगर आप मुझे टफ शिफ्ट का पेपर देते तो भी मैं सेम स्कोर अचीव कर सकता था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सब्जेक्टिव जरूर आपका ये मेथड रहता है, बट नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला है। दैट इज वेरी मच सर्टेन कि जो भी आपका CUET का फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही निकलने वाला है। तो जो भी इसके प्रोज एंड कॉन्स है आपको दोनों को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब बेसिकली एक आपका न्यूमेरिकल, एक आपका फॉर्मुला यूज होता है जिसके थ्रू आपका नॉर्मलाइज स्कोर निकलता है। अभी इस वीडियो के अंदर उस फॉर्मुले की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो फॉर्मुला आपके लिए काफी ज्यादा इररिलेवेंट है, आपको फॉर्मुले का कोई यूज नहीं है। क्योंकि जो नॉर्मलाइज स्कोर आपको मिलेगा आपको उसी को एक्सेप्ट करना है, उसके अंदर आप कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली बस हम इस वीडियो के अंदर ये समझते हैं कि आपका वेरिएशन कितना आ सकता है। जनरली जो हम वेरिएशन देखते हैं वो आपका 8 to 10% का वेरिएशन हो सकता है फ्रॉम योर रो स्कोर टू दी नॉर्मलाइज स्कोर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 180 मार्क्स आए हैं आपके रो स्कोर के अंदर, तो आपके 10% से मार्क इंक्रीज भी हो सकते हैं और 10% से मार्क डिक्रीज भी हो सकते हैं। इसका मतलब आपके इंक्रीज होकर मार्क्स जा सकते हैं 198 तक भी, और आपके डिक्रीज होकर मार्क्स जा सकते हैं 162 तक भी। अब ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे परेशान हो जाए कि मेरा तो भाई 18 नंबर चले गए। दिस इज नॉट सर्टेन। ऐसा कोई भी फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है कि 10% से इंक्रीज होगा ही होगा या डिक्रीज होगा ही होगा। ये आपका एक मैक्सिमम लिमिट रहता है, विद इन दीज लिमिट्स आपका वेरिएशन रहता है, ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है। अब एक्चुअली बच्चों के मन में दूसरा सवाल ये उठता है कि एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन का हमारे स्कोर के ऊपर क्या इफेक्ट रहने वाला है, या हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कोर पहले बिना नॉर्मलाइजेशन के बन रहा था 720। अगर आपका नॉर्मलाइजेशन के अंदर एक भी पॉइंट कम हुआ, एक भी नंबर कम हुआ, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर हो गया 719, तो पहले हजारों बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर 720 था, अब उनके इक्वलेंट थे। जैसे आपका एक मार्क कम हुआ आप हजारों बच्चों से पीछे हो गए। तो सिर्फ एक मार्क की भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है CUET जैसे एग्जाम के अंदर, जहाँ पर कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती है, इतने ज्यादा बच्चे होते हैं, इतने ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, इतनी नंबर ऑफ सीट्स कम होती है और बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। तो एक नंबर का काफी रेलिवेंट इफेक्ट आपके रिजल्ट्स के ऊपर या आपके एडमिशन के ऊपर देखने को मिलता है। तो आपका 720 से अगर 719 एक नंबर से भी आपका अगर मार्क कम होता है तो उस केस के अंदर आप हजारों बच्चों से पीछे हो सकते हो। वहीं आपको इसका फायदा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके 720 नंबर थे, अब इंक्रीज होने के बाद आपके नंबर हो गए 721, दैट इज 721। तो एक नंबर इंक्रीज होने की वजह से आप हजारों बच्चों से आगे भी निकल जाओगे। तो डिपेंड करता है कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर होने के बाद आपके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है, अब इसके बारे में टेंशन लेकर कुछ हो नहीं सकता। अगर आप सोचे कि
बच्चे खुश होंगे जिनका नॉर्मलाइज के बाद उनको लगता है कि हाँ हमारी शिफ्ट के अंदर पेपर डिफिकल्ट आया था, चांसेस यही कि हमारा नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बढ़ जाएगा, तो वो बच्चे खुश होंगे। जिनका स्कोर कम हो रहा है वो बच्चे परेशान होंगे, वो तो कहेंगे कि अगर हम डिफिकल्ट शिफ्ट में मिलती तो हम तो उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर लेते, हमने इस तरीके की प्रिपरेशन की थी, हमारी गलती थोड़ी है कि हमें इजी शिफ्ट मिली। तो वही मैंने ऑलरेडी बोला कि नॉर्मलाइजेशन जो आपका प्रोसेस है उसके कुछ प्रॉस भी हैं, उसके कुछ कॉन्स भी हैं। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप एक ही शिफ्ट के अंदर पूरा पेपर कंडक्ट करा दो, बट एनटीए बोलता है कि इतने बड़े पेपर को हम एक शिफ्ट के अंदर कंडक्ट नहीं करा सकते, हमें मल्टीपल शिफ्ट चाहिए होंगी। अभी भी आपने देखा 1 महीने से ज्यादा का टाइम लग गया इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट कराने के अंदर। तो एनटीए इस बात से तो साफ मना करता है कि हम पूरे एक शिफ्ट के अंदर पेपर को नहीं ले सकते, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। जिन बच्चों को इससे बेनिफिट मिलता है वो तो खुश हैं, जिनको लगता है कि शायद मैं एक टफ शिफ्ट के अंदर भी अच्छा स्कोर कर पाता, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ये प्रोसेस बन जाता है। तो इस तरीके से आपका पूरा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूले के हिसाब से भी बताया जाए कि किस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन वर्क करता है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। बट आज मैंने ऊपर से बात करी कि एक्चुअली आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या होता है, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन स्कोर के अंदर आपके नंबर इंक्रीज भी हो सकते हैं और आपके नंबर डिक्रीज भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर का क्या आपका एक्चुअल इफेक्ट रहेगा। अब बच्चों का लास्ट क्वेश्चन जो रहता है कि सर हमारा रो स्कोर इंपॉर्टेंट है या हमारा नॉर्मलाइज स्कोर इंपॉर्टेंट है। देखो सीधी सी बात है, इसके अंदर कोई भी दो राही नहीं है कि जो आपको फाइनल एडमिशन मिलने वाला है वो आपको आपके नॉर्मलाइज स्कोर के ऊपर ही मिलेगा, उसके अंदर रो स्कोर का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। आपका जो भी फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर आएगा उसके बेसिस पर ही आपको एडमिशन दिया जाएगा, वही आपका काउंट होगा फॉर द एडमिशन पर्पस। लेकिन बच्चे कहते हैं कि फिर सर तो जो हमें प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है उसके लिए तो हमें सीधा सीधा वेट करना चाहिए नॉर्मलाइज स्कोर का। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर आने के बाद कई बार बच्चे थोड़ा सा हेक्टिक हो जाते हैं, थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं और जल्दबाजी में अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। हाउएवर प्रेफरेंस लिस्ट आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपको पूरा टाइम देना चाहिए। तो आपका रो स्कोर के बेसिस पर एक एस्टिमेट तो मिल ही चुका है ना कि आपका स्कोर क्या आ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर अभी 180 है और नॉर्मलाइजेशन के बाद पूरा 100 पहुंच जाएगा, या अभी 180 है नॉर्मलाइजेशन के बाद पूरा 200 पहुंच जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 10 to 15 मार्क्स का आपका वेरिएशन रहता है, उसके हिसाब से आप अभी से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बनाना स्टार्ट करो। अभी से रोज 2 से 2.5 घंटे उसके ऊपर लगाओ। अब सबसे पहले डिसाइड करो कि जो आपका स्कोर आया है उसके बेसिस पर आप कौन कौन से कोर्सेज के अंदर एलिजिबल हो, कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर एलिजिबल हो, उसके हिसाब से अपनी अभी से प्रेफरेंस लिस्ट को बनाना स्टार्ट करें, ताकि बाद में लास्ट टाइम हेक्टिक की वजह से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट खराब ना हो। हमने ऑलरेडी देखा है कि लास्ट ईयर काफी बच्चे ऐसे थे जो कम स्कोर के साथ भी एक बेहतरीन कॉलेज के अंदर पहुंच गए, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर उन बच्चों से ज्यादा था फिर भी वो उतने बेहतरीन कॉलेज के अंदर नहीं पहुंच पाए ड्यू टू द चॉइस ऑफ प्रेफरेंस लिस्ट। तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बहुत अच्छी तरीके से बनानी है और रो स्कोर के बेसिस पर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बनाओ। उसको फाइनल बाद में कर सकते हैं जब आपका एक्चुअल नॉर्मलाइज स्कोर आ जाएगा। तो यही था इस वीडियो के अंदर। अगर आप चाहते हैं अगेन कि आपके पूरा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर वीडियो बने, पूरा न्यूमेरिकल प्रोसेस आपको बताया जाए, पूरा फॉर्मूला आपको बताया जाए, तो उसके लिए आप कमेंट डाउन कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू CUET 2023 दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन, अलग अलग स्कॉलरशिप, अलग अलग इंटर्नशिप्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो फटाफट से अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी आने वाले कुछ दिनों के अंदर आने वाली हैं। साथ ही साथ इस इंपॉर्टेंट वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ शेयर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो। मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग।